तो देखो अभी हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ हाइपोमैग्नीसिया। अभी सबसे पहले जो मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम का हम लोग फंक्शन देखते हैं ना। तो जो बेसिकली ये अपना मैग्नीशियम होता है, तो जो मैग्नीशियम होता है सबसे पहले हमको इनका फंक्शन देखना है मैग्नीशियम का, तो हम लोग इसको बारे में समझ पाएंगे, है ना। तो जो मैग्नीशियम का बेसिकली फंक्शन होता है, तो जैसे अभी जो हमको ऑक्सीजन मिलता है, उससे क्या होती है, और जो अपने भी जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको क्या करते हो, तोड़ के एटीपी में कन्वर्ट करती है। फिर एटीपी हमारे बॉडी में क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी मिलती है। अब इस एटीपी रिलीज के लिए हमको क्या चाहिए होता है, मैग्नीशियम चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें अपन को मैग्नीशियम चाहिए रहता है, तो इसमें मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ठीक है, रोल नंबर 1। दूसरा और भी इंपॉर्टेंट रोल बताऊँ तो, और जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है, ठीक है। तो जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है, बेसिकली एटीपीएस पंप होता है, इसको भी मेंटेन करने का काम मैग्नीशियम का ही है। इसको भी मेंटेन करने का काम किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। मतलब अभी सोडियम एटीपीएस पंप बेसिकली क्या होती है, क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में, नर्व के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में, कंडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो मैग्नीशियम का कम होना तो इसको भी दिक्कत दे सकता है, ठीक है, कि नर्व कंडक्शन अच्छे से ना हो, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अच्छे से ना हो, ठीक है। क्योंकि जो सोडियम एटीपीएस पंप है वो टोटली बेसिकली मेनली किस पे डिपेंड करते हैं, मैग्नीशियम पे, ठीक है। तो लाइक ऑफ मैग्नीशियम लेवल कैन अफेक्ट दिस, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं आगे बताऊं तो ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद कैल्शियम, तो कैल्शियम का होता है जो इम्प्लेक्स होता है कैल्शियम का इन मसल फाइबर, उसमें भी मैग्नीशियम का रोल होता है। और एक और बता दूं, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है जो एफ एक्टिन बनता है ना, जो जी एक्टिन से हमारा एफ एक्टिन बनता है, ठीक है। तो ये एक्टिन जो होता है वो मायोसिन से कॉन्टैक्ट होता है, उसके लिए भी मैग्नीशियम चाहिए होता है हम लोग को, कि जी एक्टिन को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको एफ एक्टिन में। तो यही एफ एक्टिन जाके मायोसिन से जुड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी मैग्नीशियम चाहिए, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी मैग्नीशियम चाहिए हमको, है ना। इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम में भी चाहिए और इसमें भी चाहिए, जो जी एक्टिन को एफ एक्टिन में कन्वर्ट करता है। तो ये सब बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये सब बता रहा है कि मैग्नीशियम का मतलब रोल जो होता है क्रूशल होता है ना, मतलब ये इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम हमारे लिए। अभी गाइस जो बेसिकली आईसीयू वाले पेशेंट होते हैं, उनमें अराउंड 60% केसेस में देखा गया है कि उनमें लैक ऑफ मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो अभी जो ये हाइपोमैग्नीसिया होता है, तो नॉर्मल मैग्नीशियम का लेवल बताऊँ मैं, तो नॉर्मल मैग्नीशियम का लेवल बेसिकली 1.7 to 2.4 mg पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। mg पर डेसीलीटर होता है, 1.7 to 2.4 mg पर डेसीलीटर होता है, ये मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल होता है। अगर लेस देन 1.7 mg पर डेसीलीटर हो जाए ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोमैग्नीसिया। और ग्रेटर देन 2.4 हो जाए mg पर डेसीलीटर, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमैग्नीसिया। तो अब यहाँ पे कॉजेस क्या क्या हैं हाइपोमैग्नीसिया के, तो हम लोग वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले ड्रग, तो ड्रग में जैसे अपनी है फ्यूरासोमाइड, जिसको हम लोग बेसिकली फ्यूरासोमाइड जो कि लेजिक्स है, तो ये बेसिकली डाईयूरेटिक है। ये बेसिकली क्या करती है ना, ये बेसिकली क्या करती है, सोडियम लॉस तो कराती है बेसिकली अपने रीनल ट्यूब्यूल में, जो डीसीटी पीसीटी वगैरह है वहाँ पे एक्ट करके क्या कराती है, उनका रीअब्जॉर्प्शन रोक के वहाँ पे सोडियम वगैरह का लॉस कराती है, वाटर वहाँ से निकालती है, ठीक है। पर साथ में क्या करती है, मैग्नीशियम का भी लॉस कराती है, साथ में मैग्नीशियम के रीअब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करती है। तो जैसे अपने को पता है, जैसे मैं बताऊँ तो सपोज ये अपना क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया, ये अपना बाउमन्स कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस है, पता है इधर ही ये जो ग्लोमेरुलस है मतलब टॉप कैपिलरी, यहाँ से फिल्टर होके आता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे गाइस अपना पीसीटी है, फिर अपना ये डीसीटी, ये पीसीटी हो जाती है, अपना ये पीसीटी है ना, ये पीसीटी है, बगल में ब्लड वेसल चल रही होती है ताकि रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और यहाँ पे चैनल्स होते हैं इनके बीच में। उसके बाद ये लूप ऑफ हेलने होता है, डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप। फिर यहाँ पे गाइस, यहाँ पे फिर क्या होता है, डीसीटी होता है, डीसीटी। फिर यहाँ पे बहुत सारे डीसीटी मिलके कलेक्टिंग ड्रग बताया। अपने को पता है जो बेसिकली नेफ्रॉन होता है, पूरा नेफ्रॉन है किडनी में, ऑलमोस्ट पूरा नेफ्रॉन ही तो है, ठीक है। किडनी नेफ्रॉन है बेसिकली एक टाइप से। तो बेसिकली 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है किडनी में, उसमें 85% कॉर्टिकल होता है जो कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है किडनी, और 15% क्या होता है, मेडुलरी होता है जो कि मेडुला में प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ब्लड वेसल होता है, और यहाँ पे बेसिकली चैनल्स होते हैं जो चीज़ें कुछ एब्जॉर्ब कराते हैं ब्लड में, कुछ ब्लड में लेके जाते हैं, कुछ यहाँ पे लेके जाते हैं ट्यूब्यूल में। तो वहाँ पे एक्सक्रेशन हो जाता है, ब्लड में एब्जॉर्प्शन, बेसिकली 99% का तो ऑलमोस्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना, जो चीज़ें यहाँ पे फिल्टर होकर आती हैं। कुछ ऑलमोस्ट अराउंड 1% जाके यहाँ पे यूरिन के थ्रू निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है, जब यहाँ पे चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो एब्जॉर्प्शन मैग्नीशियम का यहाँ पे नहीं हो पाता, ब्लड में दोबारा नहीं आ पाता,
तो ये यूरिन के थ्रू निकल जाता है। यही डाययूरेटिक तो करती हैं। तो बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है, किसके, मैग्नीशियम, सोडियम के साथ मैग्नीशियम को भी ये लॉस करा देती हैं। उसके बाद गाइस सेम ऐसा इनका भी एक्शन होता है, जैसे डिजिटलीज क्या होता है अपनी आइनोट्रोपिक ड्रग, तो ये भी क्या करती हैं, ठीक है। तो ये भी यही एक्शन, ये भी बेसिकली क्या करती है, इसके एब्जॉर्प्शन को कहीं ना कहीं, इसके एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, अफेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्या करती है, इंट्रासेलुलर शिफ्ट करा देती है इसके बाद, ठीक है। तो इसका मैं फंक्शन एक बार भूल गया हूँ, तो एक बार मैं देख लूँगा, पर इसका तो मैंने गाइस बता दिया। अब अमाइनोग्लाइकोसाइड, अब अमाइनोग्लाइकोसाइड गाइस ने क्या करती हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड भी बेसिकली क्या करती हैं कि इसके एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, अफेक्ट करती हैं। इसके एब्जॉर्प्शन को रीनल ट्यूब्यूल पे क्या करती है, अफेक्ट करती हैं, इसी के लिए मैग्नीशियम क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड में जो बेसिकली 30% पेशेंट जिनको मतलब 100 को अगर चल रहा है अमाइनोग्लाइकोसाइड, तो 30% में देखा गया है कि वहाँ पे हाइपोमैग्नीसिया होने का चांस होता है, और फ्यूरोसमाइड में यही 15% हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों में एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अफेक्ट होता है, ठीक है। दोनों में रीअब्जॉर्प्शन जो होता है अफेक्ट होता है, ठीक है। ट्यूब्यूल्स दोबारा ब्लड में नहीं आ पाते, ठीक है। उसके बाद गाइस तो ये मैंने बता दिया। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड में बहुत सारी ड्रग होती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, काइनामाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, तो ये सब ड्रग्स होती हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड को, ठीक है। बेसिकली ये ड्रग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारती है, तो इसलिए हम लोग इसको बेसिकली जो भी ग्राम नेगेटिव के इन्फेक्शन होते हैं ना, या पेट के नीचे वाले इन्फेक्शन हो गए, तो उनमें इसका हम लोग रोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग उसमें देते हैं। उसके बाद गाइस और डायरिया, तो डायरिया में बेसिकली बताएं, जो आप ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो अपर जीआईटी होता है ना, मतलब स्टमक के ऊपर वाला, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मैग्नीशियम का लेवल उतना नहीं होता, पर लोअर जीआईटी में गाइस क्या होता है, लोअर जीआईटी में क्या होता है ना, लोअर जीआईटी में मैग्नीशियम का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। लोअर जीआईटी में क्या होता है, मैग्नीशियम का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो डायरिया बेसिकली क्या होती है, बेसिकली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, तो यहाँ से मैग्नीशियम का लॉस ज़्यादा होता है। वोमिटिंग के थ्रू उतना किसी को वोमिटिंग हो रहा है तो उसको उसमें हाइपोमैग्नीसिया होने का चांस कम होता है, क्योंकि अपर जीआईटी का कंटेंट बाहर जा रहा है, तो अपर जीआईटी जो फ्लूइड होता है उसमें मैग्नीशियम कम होता है। लोअर जीआईटी में जब डायरिया होता है तो वहाँ से मैग्नीशियम ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं बताऊँ, अल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं, अल्कोहलिक पेशेंट तो पहले से ही माल न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। उनमें तो कोई चीज़ें एब्जॉर्ब होती नहीं है ना, उनमें डायरिया वगैरह भी होते रहता है, तो ये रीजन की वजह से मल्टीपल फैक्टर होते हैं, तो उनमें भी हाइपोमैग्नीसिया होती है, ठीक है। अब डायबिटिक मेलाइटिस और एक्यूट एमआई में बोला गया है ऐसा कि यहाँ पे उतना तो बताया नहीं गया है, पर यहाँ पे बताया गया मैग्नीशियम का इंट्रासेल्युलर शिफ्ट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेल्युलर शिफ्ट होता है, इसी के लिए यहाँ पे हाइपोमैग्नीसिया होती है। अब गाइस क्लिनिकल फीचर्स में बताऊँ, तो क्लिनिकल फीचर्स गाइस सबसे पहले होता है यहाँ पे हाइपोकैलेमिया। मतलब अगर किसी पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है और वो कैल्शियम देने के बाद भी मतलब वो नहीं जा पा रही है, कैल्शियम देने के बाद भी उसको मतलब पोटेशियम देने के बाद भी वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो मतलब मैंने सब कॉज देख लिया हाइपोकैलेमिया का, जो कॉज था, ठीक है, ठीक गाइस। तो मैंने जो पहले हाइपोकैलेमिया का मैंने जो देखा, जैसे जो भी कॉज थे उसको मैंने रूल आउट किया। जैसे सपोज किसी पेशेंट को डायरिया, तो उसमें से पोटेशियम लॉस हो सकता है, वोमिटिंग हो रही तो उधर से पोटेशियम लॉस हो सकता है ना। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डायरेटिक दे रहा है तो उधर से पोटेशियम लॉस हो सकता है, ठीक है। एडीएच डिफिशियंसी में जो है पोटेशियम जो है वो लॉस हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ होती है, तो हम लोग ने सबको रूल आउट किया। बाद में पोटेशियम देने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा ना, दैट इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, जो पेशेंट का मैग्नीशियम लेवल है ना उसको चेक करना चाहिए, क्योंकि हाइपोमैग्नीसिया कैन बी रिजल्ट इनटू द हाइपोकैलेमिया। और अगर किसी पेशेंट को हाइपोमैग्नीसिया है तो 40% चांस है उसको हाइपोकैलेमिया होगा ही होगा। मतलब 100 में से अगर 100 पेशेंट है हाइपोमैग्नीसिया के, तो 40% को हाइपोमैग्नीसिया हो जाता है ना, हाइपोकैलेमिया हो जाता है। अगर 100 पेशेंट हाइपोमैग्नीसिया के हैं तो 40% क्या हो जाता है, हाइपोकैलेमिया उनको हो जाता है 40% पेशेंट में। अब देखो क्यों गाइस होता है, इसको भी बताता हूँ। यहाँ पे होता है अपना ROMK चैनल, ROMK चैनल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल आउटर मेडुलरी, ठीक है, पोटेशियम चैनल करके बोलते हैं, ऐसा कुछ है इसका नाम। तो ये बेसिकली यहाँ पे अपना होता है असेंडिंग लूप के आसपास होता है ना, असेंडिंग लूप के आसपास यहाँ पे होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है ना, पोटेशियम का बेसिकली एक्सक्रीशन कराता है। तो ये ब्लड वेसल और यहाँ पे बेसिकली चैनल्स होते हैं। तो बेसिकली क्या करता है यहाँ पे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन चैनल होता है, ठीक है। तो ये क्या कराता है बेसिकली पोटेशियम का क्या करता है, एक्सक्रीशन कराता है। क्या करता है पोटेशियम का, क्या करता है, एक्सक्रीशन कराता है ना। तो मैग्नीशियम क्या करता है, इस चैनल को ब्लॉक करके रखता है ताकि पोटेशियम का लॉस ना हो। पर अगर मैग्नीशियम कम होगा ना गाइस, तो ये चैनल ब्लॉक नहीं हो पाएगा, ये चैनल ब्लॉक नहीं, क्योंकि भाई ये नेफ्रॉन में भाई ना बहुत सारे चैनल्स होते हैं,
ठीक है, कोई एक्सक्रीशन के लिए होता है तो कोई एब्जॉर्ब होता है, कोई एक्सक्रीट होता है तो कोई एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स होते हैं क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो गाइस मैग्नीशियम होता है ROM के चैनल को क्या करके रखता है ना, ब्लॉक करके रखता है ताकि पोटेशियम एक्सक्रीट ना हो। अब मैग्नीशियम कम रहेगा तो बेसिकली क्या होता है, मैग्नीशियम कम रहेगा तो चैनल ओपन रहेंगे, और ओपन रहेंगे तो पोटेशियम लॉस होगा यूरिन के थ्रू। इसलिए क्या होता है वहाँ पे क्या होता है बेसिकली हाइपोकैलेमिया हो जाती है पेशेंट में, है ना। उसके बाद गाइस हाइपोनेट्रीमिया। तो गाइस मैं हाइपोनेट्रीमिया का बताऊँ ना, तो हाइपोनेट्रीमिया भी बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली हाइपोनेट्रीमिया भी क्या करता है कि ये भी इसके रीएब्जॉर्प्शन में अफेक्ट करता है, ठीक है। मैग्नीशियम इसके रीएब्जॉर्प्शन में अफेक्ट करता है सोडियम के, तो इसी के लिए जो है हाइपोनेट्रीमिया होती है पेशेंट में। अब हाइपोकैल्सीमिया गाइस क्यों होता है, जो मैग्नीशियम होता है ना वो इंटरफेयर करता है पैराथायरॉइड हार्मोन के साथ में। तो इस पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है बेसिकली ब्लड में। तो ये जब इंटरफेयर करेगा पैराथायरॉइड हार्मोन के साथ में ना, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसी के लिए हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगी पेशेंट में। तो अराउंड 20% पेशेंट में देखा जाता है कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाती है। हाइपोफॉस्फोटेमिया गाइस, ये हाइपोफॉस्फोटेमिया बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे 27% केसेस में देखा गया है कि इसका भी ये क्या करता है बेसिकली, मैग्नीशियम इसके रीएब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, तो इसका एक्सक्रीशन हो जाता है इसको। तो यहाँ पे भी रीएब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, और वहाँ पे ट्यूब्यूल के थ्रू, ये जो ट्यूब्यूल है ना DCT वगैरह, इसके थ्रू ये लॉस हो जाता है फॉस्फेट, है ना। कार्डियक मैनिफेस्टेशन में गाइस बता देता हूँ इसमें क्या फीचर्स मिलेंगे। मतलब अगर किसी को हाइपोमैग्नीसिया है तो क्या क्या होने का चांस है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोफॉस्फोटेमिया और हाइपोनेट्रीमिया। तो ये चारों मतलब अगर मैग्नीशियम डिस्टर्ब हुआ तो आपके ये सब इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो सकते हैं, है ना। उसके बाद गाइस बताऊँ मैं कार्डियक मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, इश्केमिया, अरिथमिया, ये सब होते हैं। ये सब क्यों होते हैं ना, बताता हूँ मैं क्यों होते हैं सब। ये सब इसलिए होते हैं क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है ना, जो पंप होते हैं, जो मेम्ब्रेन के आसपास पंप होते हैं, वो पंप को बेसिकली मेंटेन करने का काम मैंने बताया था, अभी बताया था, सोडियम पोटेशियम पंप। वो कौन करता है, पंप को मेंटेन करने का मैग्नीशियम करता है। अब ये नहीं अगर होता ना, अब मैग्नीशियम नहीं होगा तो पंप अच्छे से काम नहीं करेगा, तो इसलिए इश्केमिया और अरिथमिया होने के चांसेस होते हैं पेशेंट में। अब यहाँ पे गाइस हाइपर एक्टिव CNS सिंड्रोम होता है, तो पेशेंट में वहाँ पे अब यहाँ पे न्यूरल एक्टिविटी, वहाँ बोल रहा हूँ ना मैग्नीशियम के उससे अफेक्ट होती है, तो वहाँ पे सीजर हो सकते हैं, ट्रीमर हो सकते हैं, अल्टर मेंटल स्टेटस हो सकता है पेशेंट में, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है पेशेंट में, ठीक है, क्योंकि उसका पूरा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अलॉन्ग द नर्व क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो सीजर, ट्रीमर, अल्टर मेंटल स्टेटस, हाइपर रिफ्लेक्सिया, ये सब अपने को पेशेंट में मिलते हैं, ठीक है। तो भाई तो पहला था वीडियो हाइपोमैग्नीसिया के बारे में। अभी हम लोग सेकेंड वीडियो देखेंगे, उसमें इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट हम लोग क्या क्या करते हैं हाइपोमैग्नीसिया में।